हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक 10th क्लास का लेके आए हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है। तीसरा चैप्टर है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है और 4 नंबर का परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है इसमें से। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। आनुवंशिकी। इंग्लिश में कहे तो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अपन स्टार्ट करेंगे उससे पहले सबसे पहले अपन इसमें डिस्कस करेंगे आनुवंशिकता या वंशागति। आनुवंशिकता या इसको कहते हैं वंशागति और इंग्लिश में कहते हैं इसको हेरेडिटी। इंग्लिश में कहते हैं इसको हेरेडिटी। अब आनुवांशिकता या वंशागति किसे कहते हैं? आप लोग सभी जानते हैं कि सजीवों के अंदर काफी सारे लक्षण होते हैं। तो सजीवों में पाए जाने वाले बहुत से लक्षणों में से कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण तथा यह घटना आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता या वंशागति किसे कहते हैं? सजीवों में पाए जाने वाले बहुत से लक्षणों में से कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण तथा यह घटना आनुवंशिकता कहलाती है। हेरिडिटी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने किया था 1863 में। हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने 1863 में किया था। उसके बाद में आता है आनुवंशिकी या जिसको कहते हैं अपन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स की बात करें अपन, विज्ञान की वह शाखा या कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उसे जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी जो शब्द है, आनुवंशिकी शब्द ग्रीक भाषा के, जेनेटिक्स जो वर्ड है, जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के जीन शब्द से लिया गया है। जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के जीन शब्द से लिया गया है तथा इस शब्द का प्रयोग, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन 1905 में किया था। इसलिए बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। बेटसन ने क्या किया था? जेनेटिक्स शब्द, या कह सकते हैं बेटसन ने सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए बेटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। बेटसन को क्या कहते हैं? पर आधुनिक आनुवंशिकी का पिता। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, तो जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? सजीवों में पाए जाने वाले बहुत से लक्षणों में से कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं तथा यह घटना आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती है। वेरिएशन या विभिन्नताएं किसे कहते हैं? कि सजीवों के अंतर्गत लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है और उन भिन्नताओं को क्या कहते हैं? विभिन्नताएं। जीन विनिमय अर्थात गुणसूत्रों का समजात गुणसूत्रों की जो भुजाएं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपट जाती है, जिसके कारण एक गुणसूत्र के जीन दूसरे पे और दूसरे के पहले के ऊपर आते हैं। तो उस दौरान क्या है? कुछ नए लक्षण देखने को मिलते हैं और उन नए लक्षणों को कहते हैं विभिन्नता। अब इस पाठ का सबसे पहला टॉपिक है मेंडलवाद, मेंडलिज्म। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मेंडलवाद, मेंडलवाद के मतलब है कि जो मेंडल है, मेंडल ने आनुवंशिकता के ऊपर क्या प्रयोग किया, क्या प्रयोग नहीं किया, उन संपूर्ण घटनाओं को कहते हैं मेंडलवाद। तो मेंडल है जिसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको क्या कहते हैं अपन? आनुवंशिकी का जनक। आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इंग्लिश में कहे तो फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इनको आनुवंशिकी का जनक क्यों कहते हैं? उसका रीजन है, इन्होंने क्या किया था? आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे। आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे, इसलिए क्या कहते हैं? मेंडल को आनुवंशिकी का जनक। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहते हैं? इन्होंने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अब मेंडल ने कब आनुवंशिकता के नियम दिए? किस पौधे के ऊपर? तो पहला मेंडलिज्म में अपन बात करते हैं सबसे पहले मेंडल की जीवनी के बारे में। तो मेंडलिज्म में मेंडल की जीवनी, तो मेंडल का जन्म, सबसे पहले बात करते हैं अपन जन्म। मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 में हुआ था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 के अंतर्गत हुआ था। कहां हुआ? स्थान की बात करें तो ऑस्ट्रिया के हेजनडोर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। सिलिसियन गांव में मेंडल का जन्म कब हुआ?
22 जुलाई 1822 को कहां हुआ? ऑस्ट्रिया के हेजेनडोर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ था। इन्होंने क्या किया? 1842 में इन्होंने 1842 में दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की थी। दर्शन शास्त्र की डिग्री 1842 में मेंडल ने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद में जब दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त कर ली तो अगले साल 1843 में 1843 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया का अपना जो गांव था ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया में के चर्च, ऑस्ट्रिया के चर्च में पादरी का कार्य किया, पादरी बने। मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेनडोर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ था और 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त कर ली थी और 1843 में ये ऑस्ट्रिया में एक बड़ा जो चर्च था उस चर्च के पादरी बन गए थे। और वहीं पर जब पादरी बने तो वहीं पर इन्होंने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किया, वहीं पर इन्होंने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है मेंडल ने किस पादप के ऊपर प्रयोग किया? तो मेंडल ने किस पादप के ऊपर प्रयोग किया? उद्यान मटर। उद्यान मटर पादप के ऊपर मेंडल ने क्या किया? प्रयोग। इसका वानस्पतिक नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, इनको अंडरलाइन जरूर करें। इस पादप के ऊपर प्रयोग किया और कितने साल तक प्रयोग किया? 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल तक इन्होंने उसी चर्च के अंतर्गत उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम के ऊपर 1856 से लेकर 1863 तक कार्य किया और अपने कार्यों का जो निष्कर्ष निकाला उद्यान मटर के ऊपर इन्होंने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के दौरान लास्ट में जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट को 1865 के अंतर्गत, उस रिजल्ट को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री 1865 में जो इन्होंने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किया, उस प्रयोग के रिजल्ट को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। फिर अगले साल 1866 में इन्होंने क्या किया? अपना जो प्रयोग था उस प्रयोग को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट का जो शीर्षक बनाया, उस शीर्षक का नाम है पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक के द्वारा सोसाइटी की वार्षिकी में उसको प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में अंत में 1884 के अंतर्गत 6 जनवरी 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। 6 जनवरी 1884 में मेंडल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस दौरान मेंडल ने 1856 से 63 तक पाइसम सेटाइवम उद्यान मटर के ऊपर जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के निष्कर्ष को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष
शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया तथा अगले साल 1866 में जो सोसाइटी की जो वार्षिकी थी उस वार्षिकी में पादप संकरण नामक प्रयोग पर नामक शीर्षक के द्वारा उस प्रयोग के रिजल्ट को उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। और इसी दौरान मतलब मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे और मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे, इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और 6 जनवरी 1884 को मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोग के परिणामों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए और उसे क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। मेंडलवाद किसे कहते हैं? मेंडल द्वारा उद्यान मटर के ऊपर किए गए प्रयोग के परिणामों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए और उसे क्या कहते हैं, मेंडलवाद के नाम से अपन जानते हैं। तो मेंडलवाद में क्या लिखना है आपको कि उसमें मेंडलवाद को समझाइए। तो मेंडलवाद तो क्या होता है, केवल 2 ही लाइन में लिख सकते हैं कि मेंडल के द्वारा किए गए उद्यान मटर के ऊपर किए गए प्रयोग के परिणाम के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे, तो उनको ही क्या कहते हैं, अपन मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। अब मेंडल ने जो प्रयोग किया वो 1856 से 1863 तक है और इसकी मृत्यु हो गई थी 1884 में। तो उस समय तक मेंडल के प्रयोगों को कोई साइंटिस्ट नहीं जानता था। मेंडल ने जो भी अपने कार्य किए उस कार्यों का जो रिजल्ट का जो प्रकाशन है वो निम्न स्तरीय पत्रिका में किया। और एक दूसरा रीजन था कि मेंडल को प्रयोग सफल क्यों नहीं हुआ। मेंडल उस समय मेंडल का प्रयोग तो कर दिया उन्होंने 56 से 63, लेकिन जब इसको उपाधि दी गई थी वो दी गई थी 1900 में। तो उसका रीजन क्या था कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग का जो निष्कर्ष 1865 में 1866 में जो प्रयोग का निष्कर्ष जो प्रस्तुत किया था, उस समय के महान साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जाति उद्भव, तो अधिकांश वैज्ञानिकों का ध्यान है उस पुस्तक की ओर था, इसलिए मेंडल का प्रयोग उस समय क्या हुआ, असफल। उसके बाद में मेंडल का प्रयोग क्या हुआ, सफल। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन इस पार्ट में मेंडल ने मटर का पादप ही क्यों चुना, या इससे पहले अपन लेते हैं मेंडल की सफलता के कारण कि मेंडल का प्रयोग सफल कैसे हुआ। मेंडल की सफलता के कारण पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेंडल की सफलता के क्या कारण है। तो पहला कारण की यदि बात करें तो मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। पहला कारण क्या था, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। वंशागति का अध्ययन किया। काफी इंपोर्टेंट कारण ये कि मेंडल ने जब अपना मटर के पादप के ऊपर जो अध्ययन किया उस समय बारी बारी से इन्होंने एक एक लक्षणों का अध्ययन किया। ये एक साथ नहीं किया कि पादप की लंबाई है, ऊंचाई है, उसका भी एक साथ अध्ययन कर लिया, बीज का रंग भी एक साथ अध्ययन कर लिया, फली का आकार का भी। उन्होंने क्या किया कि बारी बारी से एक एक लक्षणों का क्या किया, अध्ययन किया। जब एक लक्षण कंप्लीटली वो सिद्ध हो गया, कंप्लीटली एकदम सही पाया गया, उसके बाद ही इन्होंने दूसरे लक्षण का अध्ययन किया। इसीलिए तो मेंडल को इस प्रयोग में 7 साल का समय लग गया था। तो पहला कारण क्या था सफलता का कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया।
दूसरा यदि इंपॉर्टेंट कारण की यदि बात करें तो दूसरा कारण है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। दूसरा कारण क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने अपने पादप का जो चुनाव है, प्रयोग के लिए जो पादप का जो चुनाव है वो भी काफी सावधानी पूर्वक किया गया। मतलब क्या है, इन्होंने जो जिस पादप का चुनाव किया वो भाग्यशाली रहे कि उस पादप के अंदर क्या है, एक से अधिक विपर्यासी लक्षण देखने को मिले। तीसरा यदि अपन बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। तीसरा क्या है? मेंडल ने संकरण प्रयोग के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। तो मेंडल की सफलता की ये 3 कारण है। मेंडल की सफलता के कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण कौन सा है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कारण क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। और तीसरा कारण क्या है? मेंडल ने संकरण प्रयोग के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। तो ये 3 कारण थे मेंडल की सफलता के। 3 कारण थे, इंपॉर्टेंट है काफी। एग्जाम की दृष्टि से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि मेंडल की सफलता के कारण लिखिए, तो आपको ये 3 कारण लिखने हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि मेंडल ने मटर का पादप ही क्यों चुना। तो नेक्स्ट है मटर के पादप का चयन। मटर के पादप का चयन कि क्वेश्चन आता है मेंडल ने मटर का पादप ही क्यों चुना। और भी काफी सारे पादप थे, उनको भी वो चुन सकता था। तो सबसे मेंडल ने उद्यान किस पादप का चयन किया? उद्यान मटर। कौन से पादप का चयन किया? उद्यान मटर के पादप का चयन किया। वानस्पतिक नाम इसका है पाइसम सेटाइवम। तो सबसे पहला कारण क्या है कि यह पौधा 1 वर्षीय होने के कारण कम समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला इसका कारण क्या था? यह पौधा 1 वर्षीय होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये मटर का जो पादप है वह 1 वर्षीय पादप क्या है? इसका जीवन काल 3 से 4 महीने का होता है। इसका जीवन काल 3 से 4 महीने का होता है, जिसके कारण 1 साल में इसकी 3 से 4 पीढ़ियों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए मेंडल ने मटर का पादप ही चुना। दूसरा करेक्टर यदि बात करते पढ़े तो मटर का जो पुष्प है वो द्विलिंगी होता है। मटर का पुष्प क्या होता है? द्विलिंगी होता है, जिसके कारण इसमें स्वपरागण होता है तथा समयुग्मजी शुद्ध वंशक्रम
समयुग्मजीय पादप आसानी से प्राप्त इससे कर सकते हैं। तो दूसरा कारण क्या है? द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा, स्वपरागण के द्वारा, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजीय पादप, समयुग्मजीय पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम, शुद्ध वंशक्रम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध वंशक्रम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कारण क्या है कि मटर का जो पौधा है वो द्विलिंगी पुष्प होता है, अर्थात एक ही पुष्प में नर पुष्प पुंकेसर भी होता है और मादा पुष्प स्त्री केसर भी होता है। तो ऐसे पौधे जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पादप में हो, तो उनमें स्वपरागण होता है। मैक्सिमम कंडीशन कौन सी होती है? उनमें स्वपरागण होता है। परपरागण भी उनमें करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर संभव होती है उसमें स्वपरागण, और स्वपरागण के द्वारा हमेशा समयुग्मजीय पादप या शुद्ध वंशक्रम वाले पादप प्राप्त होते हैं। तीसरा देखें, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। विपुंसन विधि द्वारा आसानी से कृत्रिम, विपुंसन विधि द्वारा आसानी से कृत्रिम परपरागण किया जा सकता है। विपुंसन विधि द्वारा आसानी से कृत्रिम रूप से परपरागण किया जा सकता है। अब विपुंसन विधि एवास्कुलेशन किसे कहते हैं? जब क्या है, पुंकेसर अपरिपक्व अवस्था में होते हैं, जब पुंकेसर अपरिपक्व अवस्था में होते हैं तो उनको अपरिपक्व अवस्था में ही चिमटी से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन। तो जब पुंकेसर गुच्छे में है, समूह में है और अपरिपक्व अवस्था में, तो उसको चिमटी से अलग करते हैं और दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर उनको ले जाकर डाल देंगे, उनसे परागण, तो वहां पे क्या हो जाएगा? कृत्रिम परपरागण। तो विपुंसन विधि द्वारा आसानी से कृत्रिम परपरागण किया जा सकता है। और लास्ट में अपन देखें तो मटर के पादप में अनेक विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। अनेक विप्रियासी लक्षणों का पाया जाना, अनेक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का पाया जाना, मटर के पादप में अनेक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का पाया जाना। तो ये 4 कैरेक्टर थे, 4 कारण थे, और इन 4 कारणों के कारण मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मेंडल ने मटर का पादप ही क्यों चुना? उसका आंसर है, पहला रीजन क्या लिखोगे? यह पौधा 1 वर्षीय होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा कारण है कि मटर का जो पादप है वह उसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, जिसके कारण उनमें स्वपरागण होगा और स्वपरागण के द्वारा हमेशा समयुग्मजीय पादप या कह सकते हैं शुद्ध वंशक्रम वाले पादप आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा, विपुंसन विधि के द्वारा कृत्रिम रूप से आसानी से परपरागण इनमें करवा सकते हैं। और चौथा कारण है कि इस पादप में अनेक जोड़ी विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये हो गया मटर के पादप का चयन। नेक्स्ट टॉपिक अपन इसी में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का चयन किया? टॉपिक का नाम है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का चयन किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए
प्रयोग के लिए 7 जोड़ी, अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। ये भी पूछ लेता है कि वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या है। जब कोई लक्षण है, जब कोई एक लक्षण है 2 रूपों में देखने को मिले, जब कोई एक लक्षण है 2 रूपों में देखने को मिले तो उसको कहते हैं अपन विपर्यासी लक्षण। अब 7 लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे जैसे क्रम संख्या पहला अपन बात करते हैं, सारणी बना लेते हैं। दूसरा लक्षण है, तीसरा कॉलम अपन मानते हैं इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा है, और चौथा कॉलम अपन मान लेते हैं अप्रभावी कौन सा है। तो मेंडल ने पहला लक्षण लिया था पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई। लक्षण कौन सा है, पादप की ऊंचाई का। तो इसके विपर्यासी लक्षण मतलब यह है ऊंचाई है, ये इसके 2 रूप है, प्रभावित होगा लंबा और अप्रभावी होगा बोना। प्रभावित कौन सा होगा, लंबा, अप्रभावी कौन सा होगा, बोना। पहला लक्षण मेंडल ने ये लिया था। दूसरा लक्षण यदि बात करते हैं तो पुष्प की स्थिति। दूसरा लक्षण कौन सा है, पुष्प की स्थिति। प्रभावी जो लक्षण होता है वो होता है कक्षस्थ, और अप्रभावित होता है अग्रस्त। अब कक्षस्थ अग्रस्त कौन सा होता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे अपन। तीसरा जो लक्षण है अपन बात करते हैं वो बात करते हैं परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति। जब परिपक्व फल पक जाए, फली पक जाए तो परिपक्व फली कैसी होगी, फूली हुई। परिपक्व फली कैसी होगी, फूली हुई, और अपरिपक्व कैसी होगी, संकीर्णित, पिचकी हुई, जिसको कहते हैं अपन। चौथा लक्षण यदि बात करते हैं अपन तो चौथा अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली का रंग तो ये होगा हरा और ये हो जाएगा पीला। पांचवा लक्षण की यदि बात करते हैं अपन तो पांचवा पुष्प का रंग। पांचवा लक्षण कौन सा है, पुष्प का रंग। तो मटर के पौधे में 2 कलर के पुष्प आते हैं, बैंगनी रंग के ज्यादा पुष्प होते हैं और सफेद रंग के कम होते हैं। छठा लक्षण अपन बात करते हैं बीज की आकृति। बीज की आकृति, बीज की आकृति। तो बीज की आकृति प्रभावी कौन सी होगी, गोलाकार, और अप्रभावी कौन सी होगी, झुर्रीदार। और 7वां कैरेक्टर मेंडल ने जो लिया था वो है बीज का रंग। बीज का रंग या बीज पत्र का रंग। तो बीज पत्र का जो रंग होता है वो होता है पीला और ये होगा हरा। तो मेंडल ने ये 7 जोड़ी लेकर गए, पादप में संकरण प्रयोग करवाया था। पहला देखो अपन बात करते हैं पादप की ऊंचाई। तो पादप की ऊंचाई तो 2 पादप है, एक पादप तो ये है, एक पादप तो ये है, और इसी के पास में अपन दूसरा देखे, ये दूसरा पादप है। तो ये पादप लंबा है, ये पादप है बोना है, इससे छोटा है। तो जो लंबा है वो प्रभावी लक्षण हो गया और बोना वो अप्रभावी लक्षण हो गया। दूसरा हम बात करते हैं पुष्प की स्थिति। कक्षस्थ कौन सा है, जैसे यहां से लीफ लग रही है तो यहां से यदि फ्लोर निकलता है, यदि यहां से फ्लोर निकलता है तो ये तो कहलाता है कक्षस्थ। और यदि ये कंडीशन अपने पास हो, यहां फ्लोर लग गया, यहां जाकर फ्लोर लग गया, यहां जाकर फ्लोर लग गया, तो ये क्या कहलाएगा, अग्रस्थ। तो ज्यादातर जो पुष्प होते हैं वो होते हैं कक्षस्थ और कम पुष्प होते हैं वो अग्रस्थ। परिपक्व जब फली पक जाती है तो परिपक्व फली फूली होती है और ज्यादातर फलियों की संख्या फूली हुई होगी और कम होगी वो संकीर्ण या पिचकी हुई। अपरिपक्व फली जो होती है वो हरी होती है ज्यादा और अप्रभावी होगी वो पीली। पुष्प का रंग ज्यादा संख्या में बैंगनी होते हैं, कम संख्या में सफेद होते हैं।
बीज की आकृति गोल होती है और झुर्रीदार, और बीज का रंग है पीला और हरा। बीज का मतलब ये बीज पत्र, उसका सीड कोट अपन हटा देंगे तो उसके बाद की बात करें तो ये पीला और ये हरा। तो मेंडल ने क्या किया, ये 7 जोड़ी न्यूक्लियस के लक्षणों का लेकर क्या किया था, पादप के ऊपर संकरण प्रयोग किया था। तो आज के लिए अपन दोस्तों इतना ही।